हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र पांडे और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल उत्कृष्ट एकेडमी में। आज हम बात करेंगे उत्कृष्ट एकेडमी के सीटेट हिंदी टेस्ट की। बता दूं कि आज हम लोग हिंदी के इसमें बात करेंगे, हिंदी पेडागॉजी विशेष तौर पर बात करेंगे कि हिंदी शिक्षण होता क्या है, कैसे किया जाता है, क्लासरूम में हिंदी का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, पढ़ाने के उद्देश्य क्या होते हैं, कैसे एक शिक्षक जो है वो भाषा शिक्षक बेहतर ढंग से बन सकता है, कैसे वो बालकों में भाषा का विकास कर सकता है, पढ़ाने के मोटिव्स क्या होते हैं और क्यों इस प्रकार की चीज़ों को उनकी पाठ्यचर्या में रखा गया है। इन सारे विषयों में चर्चा करके 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि निरंतर हम उत्कृष्ट एकेडमी के माध्यम से, अपने संस्थान के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर जाकर के बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं। उन सभी संदर्भ में बताइएगा। अभी आगे बात करेंगे। चलिए फिलहाल लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, ध्यान दीजिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित कौन करता है। उच्च प्राथमिक का मतलब पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। यहाँ 6 to 8 की बात की गई। किसकी बात की गई बेटा? 6 to 8 की। ध्यान रखिएगा, हमेशा जब प्राथमिक की बात की जाए, किसकी? जब प्राथमिक की बात की जाएगी तो आप कहेंगे 1 to 5। 1 to 5 का मतलब 1 2 3 4 5, यानी कि 1 से लेकर के 5 तक ये क्या होगा? प्राथमिक होगा। और जब उच्च प्राथमिक की बात करेंगे बेटा तो 6 to 8। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि 4th क्लास तक प्राइमरी लिया जाता है या प्राथमिक लिया जाता है, इसके अलग। लेकिन देखिए, हमें क्या करना है, देखिए जब भी उच्च प्राथमिक और प्राथमिक की बात की जाएगी तो आप देखिए सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ऑप्शन मिलता है कि बेटा ये बताओ कि प्राइमरी का आप भरना चाहते हो कि आप अपर प्राइमरी का भरना चाहते हो। तो देखो, जब प्राइमरी वाला हम सीटेट डालते हैं तो वहाँ हमें क्या मिलता है? 1 to 5 के लिए मिलता है और अपर प्राइमरी में 6 to 8 का मिलता है। इस आधार पर डिफाइन हम ये करते हैं कि उच्च प्राथमिक का मतलब क्या होगा? उच्च प्राथमिक का मतलब होगा कि 6 to 8। ठीक। अब देखिए, ये कहते हैं कि 6 to 8 वाली क्लास में आप किसी बच्चे को भाषा सिखाने जा रहे हैं तो सबसे अधिक कौन सी चीज़ आपको प्रभावित करेगा? कई सारे ऑप्शन हैं। पहला देखिए, बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख है। सुलेख का मतलब जो सुंदर लेख, या हम कह लें कि जो नकल लिखवाई जाती थी छोटी कक्षाओं में, यानी कि जो देख देख कर लिखा जाता था, उसी को क्या कहते थे? सुलेख कहते थे। तो ये पूछा जाएगा कि बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, यानी कि सु मतलब सुंदर, लेख मतलब लिखना। समझिए, सुलेख का मतलब क्या? सुंदर लिखना। अगर बच्चा देख देख कर सुंदर लिखता है तो क्या यह भाषा विकास को सबसे अधिक प्रभावित करेगा? दूसरा है शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। तीसरा कहता है कि शिक्षक द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा। और चौथा है भाषा संबंधी गृह कार्य। तो मेरे भाई, भाषा संबंधी गृह कार्य जब दिया जाएगा ना, तो बेटा जब अपने घर पे आता है तो वह फिर अपनी लैंग्वेज में काम को करने लगता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों की लोकल लैंग्वेज की अवधि है, तो ज़्यादातर टाइम जब हम छोटी कक्षाओं में थे तो हम क्या करते थे? स्कूल से घर जाने के बाद हम अवधि का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? अवधि का प्रयोग करते थे। तो आवश्यक नहीं है कि हम उस भाषा का प्रयोग करते हुए हों जो भाषा शिक्षक के रूप में हमारे अंदर या भाषा विकास को लेकर आवश्यक होता है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, इसको काटिए तुरंत। और मैं आपको बताऊं कि सीटेट की जब भी तैयारी कीजिएगा, सीटेट का पेपर हल कीजिएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्शन आप बिल्कुल नकार दीजिएगा उसको क्या कीजिए, जैसे काट दीजिएगा, जिससे दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। इससे क्या होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। बात करते हैं सी वाले की, तो क्या शिक्षक द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा। तो भाई देखो, जो लिखित परीक्षा लेंगे ना, वो कुछ निर्धारित विषय वस्तु पे होगा। क्या होगा? उसके लिए कुछ निर्धारित विषय वस्तु होंगे और उसी आधार पर परीक्षा ली जाएगी। तो बालक का जो स्वतंत्र चिंतन होगा वो कहीं ना कहीं विकसित नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए आप बच्चे से पूछ लेते हैं कि कुछ ऐसे शब्द, जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं ऐसे का ला लिख देते हैं और फिर खाली स्थान छोड़ के वाह लिख देते हैं। बताओ बेटा, जब उसको भरना है तो बेटा यहाँ क्या करेगा? यहाँ भर दे, कलर बन जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि ये निश्चित है। ये क्या है? ये निश्चित है। ये क्या है? ये अभिसारी चिंतन है। क्या ये? अभिसारी चिंतन का प्रयोग करना है बेटा। जब तक वो अभिसारी चिंतन का प्रयोग करेगा ना, तब तक उसके अंदर भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। भाषा विकास करने के लिए देखना है तो उसको अपसारी चिंतन की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग पेडागॉजी में बात कर रहे हैं तो अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं। जब अभी की बात की जाएगी तो मतलब एक समस्या एक समाधान, ठीक है, याद रखिएगा। और जब अपसारी की बात की जाएगी तो एक समस्या कई सारे समाधान, ये याद रखिएगा। ये आपको बाल विकास में भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ भी बता दें। अब यहाँ देखिए 2 विकल्प बचते हैं। सुलेख को मैं पहले ही गलत काट चुका था, डी वाले को भी गलत कर दिया, सी को भी गलत कर दिया। अभी हमारे पास बचा क्या है? बी वाला ऑप्शन। क्या कहता है कि शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, यानी कि एज अ टीचर जब हम किसी लैंग्वेज को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो हमारा रवैया क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, वो सारी चीज़ें बालक की भाषा विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले वाले क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर समझ कर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहले तो ये नोटिस कीजिए किस लेवल की बात कर रहा है बेटा, तो देखो जरा जिस लेवल की बात कर वो उच्च प्राथमिक की बात कर, किसकी बात कर रहा है, उच्च प्राथमिक की बात कर। थोड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने है तो आप बेहतर समझेंगे। किसकी बात कर रहा है, उच्च प्राथमिक की बात कर रहा है। उच्च प्राथमिक का मतलब 6 to 8 की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझ कर पढ़ने। देखिए पढ़ना क्या होता है, कई टाइप में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हमको करना, हमको समझ करके पढ़ना है, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, तीव्र गति से पढ़ते जाना। तो ये तो इसका मतलब जब आप तीव्र गति से पढ़ते हैं ना तो कभी उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। दूसरा है बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। क्या करना है कि बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। आगे बढ़ते हैं और हम विकल्प संख्या 3 को लेते हैं। विकल्प संख्या 3 कहता है कि लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना। क्या कहता है, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना। और चौथा कहता है किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो मेरे बच्चों देखो, जो ये चौथा विकल्प क्या है ना, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो लिखित सामग्री का मतलब कि कोई आपको विषय वस्तु देखिए वो लिखी हुई है। जैसे अभी ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं क्या है, ये लिखा हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है, इसका निहितार्थ समझना है। और क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर समझ कर पढ़ना। तो भैया समझने का मतलब क्या, निहितार्थ को समझना। निहितार्थ को मैं स्पष्ट कर दूं, आपके लिए आसान हो जाएगा ये समझना कि जब कहा जाए निहितार्थ, क्या कहा जाए, निहितार्थ कहा जाए, तो इसमें 2 शब्द है। क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे निहितार्थ में क्या होता है, एक तो होता है निहित, क्या होता है, निहित, और दूसरा क्या होगा, अर्थ। यानी कि निहित और अर्थ को जोड़ करके क्या बना है, निहितार्थ। अगर कोई पूछ ले कि बेटा जब बताओ कि निहितार्थ में कौन सी संधि है, तो आप क्या बताओगे, आप उसको बताना कि भैया इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। किसमें, दीर्घ स्वर संधि है, किसमें, निहितार्थ में। इसका अर्थ क्या होगा, निहित का मतलब छिपा हुआ। क्या होगा, निहित का मतलब छिपा हुआ, अर्थ का मतलब आप समझ ही हैं, ठीक है। तो निहितार्थ का मतलब कि छिपा हुआ अर्थ। तो जब हम किसी लिखित सामग्री के छिपे हुए अर्थ को पढ़ कर समझेंगे ना, समझ कर पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसलिए ये डी वाला विकल्प आपका क्या होता है, सही हो जाता है। कौन सा सही होगा, आपका डी वाला विकल्प सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। देखिए कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन से हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। जब प्राथमिक स्तर पे आधारभूत कौशल की बात करेगा तो मैं आपको बता दूं कि पहला क्या होता है, पहला होता है सुनना। समझिएगा, 4 कौशल प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला क्या होगा, सुनना। दूसरा क्या होगा, जब बालक सुनता है तो क्या करता है, बोलता है ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बोलना। यानी कि सुनना और बोलना। अब जब हम बोलते हैं तो बोलने के बाद क्या करते हैं, फिर बोलना और पढ़ना क्या है, सिमिलर है, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा कौन सा हो जाएगा, लिखना। इसका मतलब कि प्राथमिक जो स्किल हैं वो कौन से हैं, 4 है। कौन कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका मतलब जब बच्चे का जन्म होता है, उसके सामने किसी वॉइस को प्रेजेंट किया जाता है तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, सुनता, ध्वनि को सुनता है, और उस ध्वनि को सुनने के बाद उसकी तरफ आकृष्ट हो जाता है। और जब सुनता है तो सुनने के बाद क्या करता है, बोलने लगता है। जैसे देखो कि कोई 7 माह का 8 माह का बच्चा जो है वो ऐसे बोलता है, का बोलता है, क्या बोलता है, का बोलता है, माँ बोलता है। तो हम क्या करते हैं, का में का जोड़ कर काका कर देते हैं, माँ में माँ जोड़ के मामा कर देते हैं। इसका मतलब कि अभी वो का को माँ को पहचानता नहीं है, ना लिखना जानता है, लेकिन क्या क्या उसने सुना है, अब वो बोल रहा है। बोलने के बाद ही क्या है, अब इसी को हम कह दें कि वो पढ़ रहा है तो कह सकते हैं। तो इसका मतलब बालक पढ़ना सीखता है और सबसे अंत में वो क्या कहता है, लिखना सीखता है। तो देखिए इसको और भी तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे जो कौशल हैं आपकी, जो प्राइमरी स्किल हैं वो 4 है। कितने बेटा, 4 कौशल। कितने, 4। कौन कौन से, एक को हम क्या कहेंगे, एक को सबसे पहले कहेंगे सुनना। क्या कहेंगे, सुनना। इसके बाद क्या आएगा, सुनने के बाद बालक क्या कहता है, बोलता है, सुनना, बोलना। बोलने के बाद क्या आएगा, पढ़ना, और पढ़ने के बाद क्या आएगा, लिखना। ये आप नोट कर लीजिएगा कि 4 प्राइमरी कौशल हैं, ठीक है। अभी आप इसी में चाहें तो आप इसी में ये भी कर सकते हैं कि पढ़ना जो होता है, जो पढ़ना होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो आपका पढ़ना होता है उस पढ़ने को हम क्या कहते हैं, पढ़ना जो होता है उसको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले पढ़ेगा तो है नहीं बालक, सबसे पहले क्या करता है, सुनना करता है। क्या करता है, सुनना। तो सुनने को क्या कहते हैं, लिसनिंग, यल से प्रदर्शित करें। उसके बाद बोलना यानी कि स्पीक, यल यस हो गया। उसके बाद का पढ़ना यानी कि आर हो गया, और उसके बाद फिर लिखना यानी कि डब्ल्यू हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, LSRW कहते हैं। समझ लीजिए कि जो 4 कौशल हैं उसको हम क्या कहते हैं, LSRW। एल से
यानी कि फिर मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए, इसको एल से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इतना ज़्यादा डीप में बता रहा हूँ। यस का मतलब क्या है? यस का मतलब स्पीक यानी कि बोलना, ठीक। आर का मतलब क्या? पढ़ना। और डब्ल्यू का मतलब लिखना। यानी कि जो 4 बेसिक स्किल हैं, पढ़ना, सबसे पहले आपका सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। अब ये आप समझ चुके होंगे। तो सबसे जो पहला है वो आपका सी वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, तीसरे का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो वो आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने के लिए सर्वाधिक श्रवण मतलब सुनने की जो योग्यता है, ठीक है। श्रवण योग्यता का मतलब कि सुनने की योग्यता जो है उसका सबसे अधिक विकास करने में कौन सी चीज़ सहायक है? तो देखिए पहला क्या है? भाषा प्रयोगशाला। तो बेटा मैं बता दूं कि भाषा प्रयोगशाला ऐसे लोगों के लिए प्रयोग में लाई जाती है जिनके अंदर वाणी दोष होता है। क्या होता है बेटा? जिनके अंदर वाणी दोष होता है, यानी कि जिनको बोलने में समस्या होती है, उनके लिए हम क्या कहते हैं? भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है, जिससे उनकी वाणी में जो दोष है उसको समाप्त किया जा सके। दूसरा क्या है? ऑडियो टेप है। क्या है? ऑडियो टेप। जैसे हम लोग कोई ऑडियो क्लिप हो, रिकॉर्ड हो, उसको सुना जाए तो उसको क्या कहेंगे? ऑडियो टेप कहेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है? कि शब्दों का श्रुत लेख, समझिए, शब्दों का श्रुत लेख। और चौथा क्या कहता है? परस्पर बातचीत। जहाँ तक हम चौथे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो देखिए ये शब्दों का श्रुत लेख भी प्रभावित कर सकता है और डी वाला भी प्रभावित कर सकता है। वापस मैं एक बार क्वेश्चन को आप लोगों के बीच में लाना चाहूँगा। अगर पुनः हम क्वेश्चन के तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन क्या कहता है? कि बच्चों की श्रवण क्षमता योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, सर्वाधिक सहायक की बात कर रहा है। ये दोनों सहायक है। जैसे शब्दों का श्रुत लेख, श्रुत का लेख का मतलब जानते हैं क्या होता है? श्रुत लेख का मतलब सुन करके लिखना, जिसको छोटी कक्षाओं में अगर प्राथमिक विद्यालय में आप पढ़ोगे तो इमला कहा जाता था, ठीक है। उसको क्या कहते थे? इमला कहते थे। हम लोगों के यहाँ क्योंकि प्राथमिक विद्यालय से पढ़े तो ये प्रयोग में लाया था, तो उसको हम श्रुतलेख भी कहते हैं। श्रुतलेख का मतलब सुन करके लिखना। लेकिन जब परस्पर बातचीत यानी कि हम 2 लोग हो जाए और बातचीत करने का हमें मौका मिल जाए तो ये सबसे इफेक्टिव हो जाता है, यानी कि डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कि बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि बच्चों की लिखने की जो क्षमता है उसका आपको क्या असेसमेंट आपको करना है। क्या करना है? असेसमेंट करना है। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो असेसमेंट आपको मिलेगा, इवैल्यूएशन मिलेगा, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो उसके विषय में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण की जहाँ तक बात की जाए, क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण क्या? जी हाँ, सबसे कम की बात की गई है, सबसे अधिक नहीं पूछा गया है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब हम सीटेट के प्रश्न पत्र को का हल करते हैं तो ये नहीं वाला ऑप्शन हमको ज़्यादा मिलता है, और जैसे अभी मैंने ध्यान नहीं किया तो बेसिकली ऐसे हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं जाता है और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। पर आपको ध्यान देना, आप सब जो है बहुत समझदार हैं। हमारे मैथ वाले सर मिलते हैं, आप लोग उनको यूट्यूब पे सुनते हैं और देखते हैं उनकी क्लास को, तो कहते हैं आप सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं। बिल्कुल आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, आपसे कोई गलती नहीं होने वाली। गलतियाँ तो यहाँ पे हो जाती हैं, आप लोगों से कोई गलती नहीं होने वाली। ध्यान देना है कि सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो बेटा जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना तो आप इन चारों विकल्पों को देखिए। विकल्प 4 जो दिए गए हैं, पहला क्या? मानक वर्तनी, दूसरा विचारों की स्पष्टता, तीसरा क्या? मौलिकता, और चौथा कल्पनाशीलता। तो देखिए स्पष्ट बिल्कुल क्या है, जैसे ही बच्चों की भाषा की या लेखन क्षमता के आकलन की बात आप करेंगे ना, तो जब उनके अंदर मौलिकता होगी, विचारों की स्पष्टता होगी, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उनके साथ कल्पनाशीलता होगी। ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, लेखन क्षमता को भी प्रभावित करती है डायरेक्टली, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी कि कल्पनाशीलता कि आप कुछ नया, ठीक है, इमेजिन कर सके आप। मौलिकता बिल्कुल मतलब आपका मौलिक होना चाहिए, अपना होना चाहिए, अनूठा होना चाहिए, नया होना चाहिए, और विचारों की स्पष्टता। ये तीनों चीज़ें तो लेखन की आधारभूत चीज़ें हैं। तो ये इसका मतलब कि अधिक प्रभावशाली है। अब बचता हमारे पास क्या है? मानक वर्तनी। मानक वर्तनी जो है वो बालकों की लेखन क्षमता योग्यता को जानने में सबसे कम प्रभावशाली होती है, ठीक। मैं स्पष्ट कर दूं कि मानक वर्तनी क्या होती है। जैसे कुछ वर्तनी पहले से डिसाइड कर दी जाए, पहले से ही निर्धारित कर दी जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे? मानक वर्तनी कहेंगे। और यह मानक वर्तनी बालकों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो ए वाला विकल्प हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि जो हम पढ़ने वाले कौशल को संपन्न करते हैं उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहला क्या? पढ़ने की गति, दूसरा अर्थ एवं अनुमान, तीसरा शब्दों का उच्चारण, और चौथा वर्गों की पहचान। तो देखिए अगर इसको देखा जाए तो आपको पता है पढ़ने की गति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप धीरे धीरे पढ़ते हैं कि आप बहुत तेज़ पढ़ते हैं,
कि वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अब अर्थ एवं अनुमान, शब्दों का उच्चारण और वर्गों की पहचान। तो देखिए ये दो विकल्प जो आपके बी और सी वाले हैं ये थोड़ा ज़्यादा क्लोजर हैं, बी और सी वाले विकल्प ज़्यादा नज़दीक हैं। इसका मतलब इसी में से कोई एक हमारा सही होगा। तो अर्थ एवं अनुमान करना और शब्दों का उच्चारण, तो अगर देखा जाए तो शब्दों का उच्चारण भी कहीं ना कहीं अर्थ एवं अनुमान से क्या है, कम महत्वपूर्ण है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पढ़ना कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो आप क्या कहेंगे बेटा, आप बताएंगे कि पढ़ना कौशल में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो क्या है, अर्थ एवं अनुमान, यानी कि बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर की बात कर रहे हैं। अब मैं स्पष्ट करूँ, प्राथमिक का मतलब 1 to 5 यानी कि 1 से 5 के लेवल पर जो बच्चे हैं वो किस प्रकार की कविताओं को सुनना पसंद करते हैं। तो पहला जिनमें मूल्य हो, तो बेटा ये जान लो ना कि जब छोटा बच्चा है तो 1 से 5 में तो मूल्य उसको पता ही नहीं है, ये काट दो इसको, मूल्य से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ते हैं ना कि नैतिकता जो बालकों में आती है वो कहाँ आती है, वो बाल्यावस्था के अंतिम वर्षों में आती है, और मूल्य क्या है, कहीं ना कहीं उसी से जुड़े हैं। तो बाल्यावस्था के अंतिम वर्षों में आता है। और बालक जब 1 to 5 की बात करें बेटा, तो 1 to 5 में यानी कि अधिकतम कितना, 10 वर्ष। अभी बाल्यावस्था की यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नैतिकता उसके अंदर आनी स्टार्ट होगी। इसका मतलब अभी तो मूल्य को वह बिल्कुल नहीं जानता है, ठीक है। तो यहाँ ए वाला विकल्प नहीं होगा। अब देखते हैं बी वाला विकल्प क्या है कि जिनमें योग्यता हो। तो बेटा जब उसके अंदर मूल्य नहीं होगा ना तो वह योग्यता को भी नहीं पहचान पाएगा। इसका मतलब ये दोनों विकल्प क्या हैं, अब गलत होंगे। अब तीसरा है जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो। तो देखो बेटा अगर ये उच्च प्राथमिक के लिए यानी कि अपर प्राइमरी के लिए पूछा गया होता तब हम कहते हैं कि अगर शब्दों का नवीन भंडार होगा तो बालक जो उसको सीखना पसंद करे, लेकिन ऐसा है नहीं। अब बचता है कि हमारे पास डी वाला जिसमें तुकबंदी हो, जिन कविताओं में तुकबंदी होती है उसे बालक सुनने में ज़्यादा पसंद करता है, ज़्यादा आनंद आता है। अब ये समझ लीजिए तुकबंदी है क्या। बेटा देखो जब तुकबंदी कहा जाए ना तो तुकबंदी का मतलब जहाँ शब्दों की अंतिम जो शब्द अंतिम मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, तुकबंदी। जैसे वो कुमार विश्वास के हम लोग जो मुक्तक पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। तो देखो कोई दीवाना कहता है ना, क्या लिखा गया, कहता है, और अंत में क्या लिखा गया, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। देखिए जब हम समझता है ऐसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, समझता है। तो देखिए यहाँ भी है मिला है और ता है यहाँ भी मिला है, इसी को हम क्या कहते हैं, तुकबंदी कहते हैं। यानी कि जब दो पंक्तियों के अंत में समान वर्ण मिल जाते हैं तो उसको क्या कहा गया है, तुकबंदी कहा गया है। और छोटी कक्षाओं में बच्चे इसी को क्या कहते हैं, पसंद करते हैं। इसका मतलब डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं, ठीक है। किसको लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को लेंगे। बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। लिखा गया है कि साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पाठन किया जाता है। क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि साहित्य की किस विधा में सस्वर पाठन किया जाता है। क्या कहता है, सस्वर पाठन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पाठन होता है ना वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार। एक तो यह सस्वर पाठन होता है और दूसरा आपका मौन पाठन होता है। जो नहीं जानते होंगे वो नोट कर लेंगे। एक आपका सस्वर पाठन होता है, दूसरा आपका मौन पाठन होता है। तो सस्वर का मतलब, सा का मतलब क्या, साथ, और स्वर का मतलब आवाज़। जो आवाज़ के साथ पठन किया जाए, जो पढ़ा जाए उसको हम क्या कहेंगे, सस्वर पाठन। जैसे कुछ चीज़ें हम बोल करके पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या आता है मैं बताना चाहूँगा। सस्वर पाठन की जहाँ तक बात की जाएगी तो आप देखेंगे इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें आपका आएगा सस्वर वाले में आदर्श वाचन। क्या आएगा, आदर्श वाचन। मैं लिख दे रहा हूँ साथ ही साथ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वास्तव में पठन जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार। एक सस्वर और दूसरा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मौन, ठीक। तो अभी हम सस्वर वाले के प्रकार पढ़ रहे हैं। इसमें क्या आएगा, आदर्श वाचन आएगा। इसमें क्या आएगा, अनुकरण वाचन आएगा। क्या आएगा, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। इसमें क्या आएगा, वैयक्तिक वाचन, यानी कि अलग अलग वाचन किया जाना, अलग अलग पढ़ना। आपको मास्टर साहब क्या कहते थे, खड़ा कर देते, कहते बेटा खड़े होकर पढ़ो। ये क्या था, ये वैयक्तिक वाचन था। और इसके साथ साथ एक और होता सामूहिक वाचन, यानी कि एक समूह में पढ़ना। यानी कि जो पठन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक आपका मौन पाठन और दूसरा आपका सस्वर पाठन। और जब सस्वर पाठन की बात करते हैं तो वह 4 प्रकार का होता है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, वैयक्तिक वाचन और सामूहिक वाचन। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। आदर्श वाचन जो होता है वो क्या है कि आगे टीचर पढ़ता है और फिर बच्चे उसको इसको क्या करता है, केवल टीचर करता है। आदर्श वाचन कौन करता है, तो आदर्श वाचन को अध्यापक करता है। आपसे पूछा जाएगा कि बेटा जब बताओ अध्यापक
जो है वो कौन सा वाचन करता है, तो आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन कौन करेगा, ये विद्यार्थी करते हैं। अनुकरण वाचन कौन करता है, विद्यार्थी करते हैं। बहुत ज़्यादा लिख दिया हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अनुकरण वाचन विद्यार्थी करते हैं। जैसे हम कोई कविता पढ़ देते थे, फिर हमने कहा एक लाइन हमने पढ़ी और उसी के पीछे बच्चे पढ़ते थे, क्या, अनुकरण वाचन। व्यक्तिगत वाचन जब किसी स्टूडेंट को खड़ा कर दिया कि बेटा जा इसको पढ़ दो, व्यक्तिगत वाचन। और जब किसी समूह को कह दिया कि आप सब लोग एक साथ बैठकर पढ़िए और तेज आवाज में पढ़िए, आवाज निकलनी चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, सामूहिक वाचन। तभी यह क्या हो पाएगा, सस्वर पाठन तब होगा, जब तक आवाज निकलेगी तभी तक यह सस्वर पाठन है। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं बता दूं कि इसके अतिरिक्त जो दूसरा आपका मौन वाचन है ना, इसमें आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। क्या होता है, आवाज नहीं निकलती है। यह भी दो प्रकार का होता है, मौन वाचन भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक को हम क्या कहते हैं, गंभीर वाचन। क्या कहते हैं, एक को कहते हैं गंभीर वाचन और दूसरे को कहते हैं द्रुत, दूसरे को क्या कहते हैं, द्रुत वाचन। द्रुत का मतलब तेज होता है। तो देखिए ये वाला जो आपका मौन वाचन है ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मतलब कि एक में हम क्या कहते हैं, एक में हम गंभीर वाचन करते हैं और दूसरे में हम क्या कहते हैं, द्रुत वाचन कहते हैं। तो गंभीर वाचन का मतलब कि बहुत ज़्यादा हम लोग गंभीर होकर के पढ़ते हैं और द्रुत वाचन का मतलब तेज पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित। तो देखिए अभी मैंने कहा कि सस्वर पाठन का मतलब आवाज़ के साथ पढ़ना, इसमें आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन आता है। अब देखिए जो सस्वर की जहाँ तक बात की जाए, ये जो सस्वर की बात की जाती है, सस्वर पाठन की, ये केवल दो विधाओं में किया जाता है बेटा। किसमें, एक तो कविता में किया जाता है। किसमें किया जाता है, एक तो कविता में किया जाता है और दूसरा किसमें किया जाता है, एकांकी में किया जाता है। सस्वर पाठन जो है वो केवल दो विधाओं में किया जाता है, एक कविता में और दूसरा एकांकी में। तो यहाँ आपका बेटा पूछा कौन सा था, सस्वर वाचन ही, जहाँ तक मुझे याद है पूछा गया। एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में सस्वर पाठन ही पूछा गया है, इसलिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सही विकल्प आपका हो जाएगा सी वाला। ठीक, इसमें क्या होता है, एकांकी में सस्वर पाठन होता है। क्या होता है, सस्वर। और इस सस्वर के कितने टाइप होते हैं, चार टाइप होते हैं। आत्मकथा में कौन सा होता है, मौन होता है, क्योंकि आत्मकथा पढ़ने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा। ठीक, संस्मरण में क्या होता है, मौन होता है। जीवनी में क्या, कौन सा वाचन करते हैं हम, मौन वाचन करते हैं। यात्रा वृत्तांत होता है तो क्या करते हैं, मौन वाचन करते हैं। निबंध होता है तो क्या करते हैं, मौन वाचन करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बेहतर ढंग से आप इसको समझ गए होंगे। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं, यानी कि जो हम गद्य पाठ पढ़ाते हैं, गद्य का मतलब जैसे कोई कहानी पढ़ा दिया जाए, कोई निबंध पढ़ा दिया जाए, आत्मकथा पढ़ा दिया, जीवनी यानी कि जिनमें तुक, लय, छंद, ताल इन सबको मुक्त रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं, यानी कि जो चार बिंदु लिखे हैं ना, इसमें से सभी क्या हैं, सभी में से तीन जो हैं वो शिक्षण के उद्देश्य हैं और एक इसमें से कोई उद्देश्य नहीं है। तो पहला है कि समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरा समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, और तीसरा भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, और चौथा विभिन्न प्रकार की भाषित प्रयुक्तियों का परिचय देना। तो बेटा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो जो गद्य पाठ पढ़ाए जाते हैं उनका क्या उद्देश्य नहीं है, तो एक चीज़ समझिए कि बी वाला विकल्प क्या कह रहा है कि समस्त गद्य विधाओं, यानी कि मान लीजिए आपको कोई एक निबंध पढ़ा दिया जाए, किसका, आपको कोई एक निबंध पढ़ा दिया जाए, तो एक निबंध पढ़ने से, ये गद्य है, निबंध क्या है, गद्य है, इसको पढ़ने से क्या समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान आपको हो जाएगा, नहीं होगा ना। इसका मतलब गद्य के जो पाठ पढ़ाए जाते हैं उनके पीछे ये उद्देश्य नहीं होता है, उनके पीछे ये उद्देश्य नहीं होता है कि समस्त गद्य विधाओं को उनको पूर्ण ज्ञान करा दिया। उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है कि समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना और भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, और चौथा होता है विभिन्न प्रकार की भाषित प्रयुक्तियों का परिचय देना। तो ये तो उद्देश्य होते हैं गद्य पढ़ाने की। क्योंकि आप में क्वेश्चन में पूछा गया, नहीं पूछा गया है, तो आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी वाला विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन को लेते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि, यानी कि सृजनात्मक, कुछ क्रिएटिव, कुछ नया, कुछ निर्माणात्मक अगर आपको करना है, विकास करना है अभिव्यक्ति का, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो देखते हैं, चार विकल्प दिया गया है। पहला कह रहे हैं पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। कभी बालक जो है निर्माण नहीं कर पाएगा, आपने कहानी पढ़ी उसी को आपको लिखना है, तो यहाँ आप निर्माण कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये अभिसारी प्रकार का हो जाएगी, यहाँ आप नया कुछ नहीं, यू कांट डू एनीथिंग न्यू। ठीक है, बी वाला विकल्प भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। सी है 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखवाना। और उसके बाद आपका डी वाला विकल्प है मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखना। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बेटा ध्यान देना,
आप जब कहानी पढ़ के लिखेंगे तो इसमें कुछ नया नहीं कर पाएंगे। जब आप 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो आपको सिखाया जाता है, उसमें कुछ आप नया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका कारण क्या है निश्चित है, उसी को आप मेंशन कर देंगे। डी वाला विकल्प आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा, तो विद्यालय को आप निरंतर देख रहे हैं उसी के विषय में लिख देंगे, कुछ भी नया यहाँ भी नहीं होगा। अगर कुछ नया आपको करना है ना, सृजनात्मक करना है, तो जब आप अपने अनुभव के बारे में लिखते हैं तो ही आपके लिए क्या होता है, नया होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे आप सबसे अपने संस्थान के विषय में। उत्कृष्ट एकेडमी आपके लिए निरंतर क्या करता है, आप देखेंगे कि उत्कृष्ट एकेडमी आपको निरंतर करंट अफेयर्स के वीडियोस देता है। क्या देता है, करंट अफेयर्स देता है। पर डे वो हम आपको यूपी स्पेशल उपलब्ध कराते हैं। आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप देखिए कि पर डे हम करंट अफेयर्स देते हैं, यूपी स्पेशल क्लास आपको दी जाती है। इसके साथ साथ आपको पर डे मैथ्स की लाइव क्लास मिलती है। क्या मिलती है, मैथ्स की लाइव क्लास मिलती है। इसके अतिरिक्त आपको सीटेट के लिए मैं स्वयं सीडीपी वाला हिस्सा लेकर के आता हूँ। सुपर टेट के लिए शिक्षण कौशल वाले हिस्से में अभी हम लोग 1813 का जो है चार्टर एक्ट खत्म किया, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर कोई विशेष दिन होता है तो वह भी उत्कृष्ट एकेडमी आपके साथ साझा करता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी स्पेशल डे पड़ जाए तो वो आप लोगों को, अभी बीच में डेंगू दिवस पड़ा था, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, हमने उसके विषय में आप लोगों को बताया था। इसके साथ साथ हम 10 क्वेश्चन, वो भी टॉप क्वेश्चन, जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन पर डे आपके साथ साझा करते हैं। तो इसलिए उत्कृष्ट एकेडमी के साथ जुड़ना आपके लिए बेनिफिशियल है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। उम्मीद करता हूँ कि आप अभी सभी बच्चों को आप बताएंगे और सबको उत्कृष्ट से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आप हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर से 74,588 में लिख दे रहा हूँ, 74,588 24,123 इससे जुड़ करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा इस विषय में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आप सबको अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें।